हाँ, तो कोलाइड्स अराउंड अस में सबसे पहले है हमारे पास ब्लू कलर ऑफ द स्काई। तो ब्लू कलर ऑफ द स्काई क्यों है, फटाफट देखना है। आपके पास ये पूरी, ये देखिए, ये है अर्थ। अर्थ के ऊपर आप ऐसे खड़े हैं बहुत ही ब्यूटीफुल बच्चे की तरह, और आप स्काई की तरफ देख रहे हो तो आपको स्काई दिखाई देता है। अच्छा, एक बार बताना, क्या आवाज सुनाई दे रही है सबको? यस, चलिए। सो स्काई आपको ब्लू की दिखाई देता है। ये देखिए, यहाँ पे सूरज है बैठा हुआ, अपनी तरफ से रोशनी फेंक रहा है, ऐसे 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 उसकी लाइट आ रही है। इस लाइट के अंदर सातों के सात कलर है। ये सात कलर यानी विबजोर कहलाता है। लेकिन हमको स्काई दिखता है ब्लू कलर का। क्यों दिखता है ब्लू कलर का? क्योंकि जैसे ही ये हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में ये लाइट घुसती है तो इस एटमॉस्फेयर में डस्ट के पार्टिकल्स रहते हैं। डस्ट यानी कि हवा के अंदर सॉलिड ऐसा कोलाइड है। डस्ट यानी कि कोलाइड होता है, हमको पता है। और हमको ये भी पता है कि कोलाइड्स के पार्टिकल लाइट को स्कैटर करते हैं। स्कैटर करना यानी ऐसे उसको पूरा उधेड़ देना, राइट? सो जैसे ही लाइट इसके ऊपर आती है तो इस तरीके से स्कैटर होती है लाइट। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ब्लू कलर जो होता है ये विबज्योर में से, तो ये जो है ना वायलेट इंडिगो टाइप, ये इधर इनकी वेवलेंथ कम होती है। जिनकी वेवलेंथ कम होती है उनका स्कैटरिंग बहुत ज्यादा होता है। तो ब्लू कलर की सबसे ज्यादा स्कैटरिंग होती है और रेड कलर की स्कैटरिंग सबसे कम होती है। इसीलिए ये स्कैटर होने के बाद हमको हमारी आंखों में ब्लू कलर जाता है और हमको स्काई ब्लू दिखाई देता है। तो स्काई क्यों ब्लू ब्लू दिखाई देता है ये मैंने बता दिया। अब सेकंड है दूसरा, कोलाइड्स अराउंड अस। हमारे आजू बाजू में कोलाइड्स कहां कहां पर है और वो क्या क्या करते हैं ये इस आर्टिकल में बताया गया है। अब सेकंड है फॉग, मिस्ट एंड रेन। ये तीनों चीजें हमको देखनी है किस तरीके से कोलाइड की वजह से होती है। फॉग, मिस्ट एंड रेन। फॉग यानी धुके, ऐसा समझ लो आप, राइट? तो होता ये है बेटे कि ये अर्थ है, मान लो अर्थ। अब सबसे पहले फॉग का क्या मतलब होता है? जैसे ही ये आपकी हवा है, मान लो ये एटमॉस्फेयर है, राइट? दिस इज एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर में वाटर के वेपर्स रहते हैं, ऐसे ऐसे वाटर के वेपर्स है। अब ये वाटर के वेपर्स जब डस्ट पार्टिकल के ऊपर कंडेंस हो जाते हैं इस तरीके से, इधर मान लो कि ये डस्ट पार्टिकल है, कोलाइड के साइज का होता है, मैं बड़ा दिखा रहा हूं एज कंपेयर टू अर्थ, बहुत बड़ा दिखाया मैंने समझने के लिए। तो इस डस्ट पार्टिकल के ऊपर वाटर के वेपर इस तरीके से जमा होते हैं। वाटर के वेपर जब इस तरीके से जमा होते हैं, मतलब कब जमा होते हैं? जब हम इस हवा को ठंड करते हैं, मतलब कूल करते हैं, ठंडा कर देते हैं। तो इसको ठंडा करने के बाद ये वाटर के पार्टिकल्स इसके ऊपर जमा हो जाएंगे, क्योंकि जैसे ही हम हवा को ठंडा कर देते हैं उसके अंदर जो वेपर्स होती है वो वेपर्स लिक्विड में कन्वर्ट होती है, राइट? ये तो आपको पता ही होगा। अगर आप बहुत ही ठंडी बोतल लाकर यहाँ पे रख दो तो वो बोतल के बाजू में, इस बोतल के बाजू में क्या होता है, बहुत ही मतलब आपको नमी दिखाई देती है। तो वो नमी बोतल के अंदर से बाहर नहीं आती, ये बाजू में जो एटमॉस्फेयर है इसमें जो वेपर्स है ये वेपर्स इसके ऊपर जाके कंडेंस होती है और तब ये आपको बोतल भीगी भीगी दिखाई देती है। क्या मैं जो बता रहा हूं आपको समझ में आया? यस और नो बोलो एक बार। यस। तो आगे चलते हैं हम, लेट मी गो अहेड। तो ये डस्ट पार्टिकल है, मतलब मान लो कि आपकी नॉर्मल हवा है, तो यहाँ पे ये डस्ट पार्टिकल है, ये मस्त बड़ी ही आसानी से यहाँ पे ये घूम रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। ये इधर वेपर्स है, ये भी मस्ती कर रही है, दोनों एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं रखती। लेकिन जैसे ही ये हवा ठंड हो जाती है, ठंडी हो जाती है, राइट, ठंड गिरती है जब, जैसे कि आपको यूजुअली दिखाई देता है रात को ठंड बढ़ जाती है। So when the atmosphere gets cooled down below something called as the dew point, dew point नाम का एक कंसेप्ट होता है। dew point का मतलब ही होता है कि ऐसा टेम्परेचर जिसके नीचे अगर आओगे तो इस एटमॉस्फेयर की हवा, इस एटमॉस्फेयर की जो हवा है उसमें जो वेपर है वो वेपर कंडेंस होके नीचे गिरती है, उसको हम धुके बोलते हैं या फिर दो बिंदु ड्यूज बोलते हैं उसको, राइट? तो इस तरीके से
जैसे ही रात को बारिश के दिनों में या फिर सर्दियों के दिनों में, इन द विंटर सीजन, व्हेन द एयर गेट्स कूल्ड डाउन सफिशिएंटली, when the air gets cooled down sufficiently, then the vapors in this atmosphere get condensed on these dust particles. These are the dust particles. So these vapors get condensed on these dust particles, and due to their colloidal size, these condensed particles remain suspended in the air. हवा में ही ये लटकते रहते हैं, तो इस वजह से हमको ये फॉग दिखाई देता है। इसको फॉग बोलते हैं, फॉग, राइट? आपको पता होगा, धुके। इस तरीके से ये फॉग का क्रिएशन होता है। अब इस फॉग का रेन के फॉर्मेशन में क्या यूज है ये बताता हूं मैं। अब बेसिकली क्या होता है, रेन होता है क्लाउड से, बादलों से हमको रेनिंग मिलती है। तो बादल जो इस तरीके से पृथ्वी के एटमॉस्फेयर के अंदर रहते हैं, ये बादल यानी कि क्लाउड्स कुछ नहीं बल्कि इसमें छोटे छोटे वाटर के ड्रॉपलेट्स होते हैं। ऐसे छोटे छोटे वाटर के ड्रॉपलेट्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे, राइट? और इनके ऊपर कुछ इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं, इसलिए एक दूसरे के पास नहीं आना चाहते। अब बारिश कब होती है? अब थोड़ा वाटर के ड्रॉपलेट का हम फिजिक्स देख लेते हैं। तो फिजिक्स में क्या दिखा रहा हूं, जरा वाटर के ड्रॉपलेट को थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूं। जब वाटर का ड्रॉपलेट मान लीजिए इस तरीके से, तो इसके ऊपर दो फोर्सेस एक्ट होते हैं। एक होता है नीचे ग्रेविटी का mg, और ऊपर एक फोर्स एक्ट होता है, उसे बायोंसी कहते हैं, बायोंट फोर्स, राइट? आपको पता होगा किसी भी फ्लूइड में, फ्लूइड यानी एयर या फिर लिक्विड, किसी भी फ्लूइड में किसी भी चीज को हम जब डालते हैं तो वो लिक्विड ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाता है, दैट इज कॉल्ड एज बायोंसी। डू यू नो बायोंसी? यस और नो? मुझे बताओ जरा, बताइए बताइए, कम ऑन। बायोंट फोर्स का मतलब पता है ना? अरे बताओ भैया, बहुत देर लगा रहे हो। हाँ चलो, यस, बायोंसी। नो नो नो, बायोंसी पता नहीं? अरे क्या आप लोगों ने 8 9 10th में पढ़ा है इसको बेटे? बायोंसी को पढ़ा है आप लोगों ने? झूठ बोल रहे हो, आपको ये पता नहीं? देखिए बताता हूं मैं। मान लो ये पानी है, राइट? आपने किसी चीज को यहां पे उठा लिया है आपके हाथ में, राइट? यहां पे अगर ये आपको 10 kg की लग रही है, मतलब इसका वेट कुछ ज्यादा लग रहा है, तो अगर इसको पानी में डुबाओगे तो आपको उतनी ही हेवी लगेगी या कम लगेगी? उसका वेट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? बताओ एक बार, यस और नो? नहीं, इंक्रीज होगा या डिक्रीज? बताओ। पानी में जब उसको आप डुबोगे किसी चीज को, तो उसका वेट बढ़ेगा या कम होगा? डिक्रीज होगा। बहुत सही। तो वेट डिक्रीज क्यों होता है? क्योंकि किसी भी लिक्विड में या फिर फ्लूइड में, यानी हवा में भी एक्चुअली, अगर किसी चीज को हम डुबोते हैं तो ये लिक्विड इसके ऊपर एक इस तरीके का फोर्स लगाता है। अलग अलग लिक्विड अलग अलग फोर्स लगाते हैं। पानी ज्यादा लगाएगा, ऑयल उससे कम लगाएगा, हवा उससे और कम फोर्स लगाएगी। ये डिपेंड करता है उसकी डेंसिटी पर, इस चीज की। यह आपको फ्लूइड मैकेनिक्स में होगा भी आगे चल के। सो ये इसे बोलते हैं हम बायोंसी, राइट? जब ये बायोंट फोर्स ऊपर की तरफ लगता है तो इस चीज का वेट डिक्रीज होता है। अब समझ में आया? बायोंट फोर्स यानी बायोंसी, या फिर इसे थ्रस्ट भी बोलते हैं, थ्रस्ट। यस और नो? यस। तो आगे, तो हवा में भी इस तरीके से बायोंसी लगती है, हमारे ऊपर भी बायोंसी लग रही है, देखिए। लेकिन हम हल्का फील नहीं करते क्योंकि हमारा वेट बहुत ज्यादा है और हवा जो बायोंसी लगाती है बहुत कम लगाती है। लेकिन ये ड्रॉपलेट बहुत छोटा होता है और इसके लिए ये बायोंसी काफी बड़ी हो जाती है। तो ये बायोंसी और mg दोनों इक्वल हो जाते हैं, इसलिए ये सस्पेंडेड रहता है, नीचे नहीं आ पाता। जब रेन होता है तो ये पार्टिकल नीचे आता है। तो मुझे बताओ, बायोंसी और mg यानी वेट, इसको हम वेट बोलते हैं, तो वेट और बायोंसी इन दोनों में से कौन बढ़ गया होगा, कौन बड़ा होगा? किसको बढ़ना चाहिए जिससे कि रेन होगा, यानी कि ड्रॉपलेट्स नीचे आएंगे? बोलो एक बार।
फटाफट वेट को बढ़ना होगा, बहुत सही, वेट को बढ़ना होगा। तो सिंपल सी बात है, ये वेट जब बढ़ता है, बायोंसी से बड़ा होता है, तब हमको रेनिंग होती है, मतलब अर्थ के ऊपर यानी बारिश होती है। तो वेट को कैसे बढ़ाया जाए? वेट को अगर बढ़ाना है तो इनको कोएगुलेट करना होगा। क्या बात सही है? वेट को अगर बढ़ाना है तो इन वाटर ड्रॉपलेट्स को क्या करना होगा? कोएगुलेट करना होगा। तो सिंपल सी बात है, क्या होता है कि इन बादलों में ऐसे पार्टिकल सस्पेंडेड रहते हैं, और ये जब कोएगुलेट हो जाते हैं, यानी डस्ट के पार्टिकल मान लो यहां पर आ गए, तो इस डस्ट के पार्टिकल के ऊपर ये वाटर के पार्टिकल आके चिपक जाएंगे इस तरीके से, और ये जब चिपक जाएंगे तो इनका जो वेट है वो बढ़ जाएगा, और वेट बढ़ने के बाद ये नीचे गिर जाएंगे। एक तो ये डस्ट पार्टिकल के ऊपर भी कोएगुलेट हो सकते हैं, यानी जमा हो सकते हैं, राइट। या फिर कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, इनके ऊपर जो चार्ज है वो किसी नेचुरल प्रोसेस से कम हो जाता है, राइट। तो चार्ज निकल जाने की वजह से ये एक दूसरे के पास आके ऐसे कोएगुलेट हो जाते हैं, और ये कोएगुलेट होने के बाद इनकी साइज बढ़ती है, एक बड़ा ड्रॉपलेट फॉर्म होता है, और तब ये जाके नीचे गिरता है, और इसे हम रेन कहते हैं। तो इस तरीके से नेचुरल रेन होते हैं। क्या आपको समझ में आया? दिस इज ड्यू टू द कंडेंसेशन of the colloidal particles। समझ में आया क्या? कंडेंस मतलब ये एक दूसरे के पास आकर बिगर हो जाते हो। बादल क्या है? बादल कुछ भी नहीं है। बादल यानी क्लाउड, इट इज नथिंग बट वाटर स्मॉल वाटर पार्टिकल सस्पेंडेड इन एयर। तो उसके बाद अगला, आर्टिफिशियल रेन कैसे कर सकते हैं हम? अब अगर मान लो कि नेचुरल प्रोसेस हो ही नहीं रही, ये दोनों ये एक दूसरे के पास आ नहीं रहे, या फिर इनके ऊपर चार्ज है ना, ये एक्चुअली स्टेबल क्यों है? क्योंकि इनके ऊपर कोई तो चार्ज होगा। तो नेचुरल प्रोसेस से इनके ऊपर का चार्ज नहीं निकल रहा, ठीक है। तो इनके ऊपर का चार्ज अगर नहीं निकल रहा तो हम आर्टिफिशियली क्या कर सकते हैं? जा सकते हैं और इसके ऊपर इलेक्ट्रोलाइट डाल सकते हैं जिसके ऊपर निगेटिव चार्ज है। हमने अगर निगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रोलाइट इसके ऊपर डाल दिया तो ये न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, और न्यूट्रलाइज होने के बाद ये सभी एक दूसरे के पास आएंगे, इनकी साइज बड़ी होगी, और ये नीचे गिरने शुरू हो जाएंगे। तो इस तरीके से आर्टिफिशियल रेनिंग इज डन बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रोलाइट ऑन द क्लाउड्स। क्या ये भी समझ में आ गया आपको? यस और नो? फटाफट बोला करो यार। गुड, चलिए। कभी कभी नेचुरली क्या होता है, ये तो आर्टिफिशियल हो गया, तो नेचुरली मैं बता रहा था ना, नेचुरली एक दूसरे के पास आते हैं। कभी कभी क्या होता है, एक क्लाउड है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा क्लाउड है जिसके ऊपर निगेटिव चार्ज रहता है ऐसे। सो ये निगेटिवली चार्ज क्लाउड, ये पॉजिटिवली चार्ज, अपोजिटली चार्ज क्लाउड जब एक दूसरे के पास आते हैं, जब लाइटनिंग होती है, राइट। लाइटनिंग होने का मतलब है बिजली कड़कना। तो जब ये दोनों एक दूसरे के अंदर जाते हैं, एक्चुअली ये क्या होता है, ये जब अपोजिटली चार्ज क्लाउड्स, ये है निगेटिवली चार्ज क्लाउड, ये है पॉजिटिवली चार्ज क्लाउड, ये दोनों एक दूसरे के पास आते हैं, तो पॉजिटिव से निगेटिव करंट का फ्लो होता है, आपको पता है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, और इसी वजह से आपको स्पार्क दिखाई देता है, बहुत बड़ा स्पार्क, उसी को हम बोलते हैं बिजली। और ये क्लाउड जब एक दूसरे के अंदर जाते हैं तो ये निगेटिव वाला ये पॉजिटिव वाले को न्यूट्रलाइज करता है। इसको हमने देखा था, दिस इज कॉल्ड एज म्यूचुअल कोएगुलेशन। इसलिए मैं बोल रहा था बेटे कोलाइड्स के बारे में, स्टेबिलाईजेशन, कोएगुलेशन, डिस्टेबिलाईजेशन, फ्लोक्यूलेशन, ये सब आपको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रोलाइट या और मैंने क्या बताया था कल, इमल्सिफाइंग एजेंट्स, ये सभी क्या काम करते हैं, क्या काम है इनका, ये सब पता होना चाहिए। तो म्यूचुअल कोएगुलेशन, जो लायोफोबिक सोल्स होते हैं उनके ऊपर का चार्ज ऐसे नेचुरल निकल जाता है जब पॉजिटिव और निगेटिव क्लाउड्स एक दूसरे के अंदर जाते हैं, तो म्यूचुअल कोएगुलेशन होकर भी बारिश होती है। क्या आपको यह भी समझ में आया? तो हमने देखा कि नेचुरल रेन कैसा होता है और आर्टिफिशियल रेन कैसा होता है, दोनों चीजें देख ली हमने। उसके बाद यहां पे दिया है फूड आर्टिकल्स। हमारे हम देख रहे हैं बेसिकली हमारे आजू बाजू में कहां पर कोलाइड्स है। हमने देखा कि हमारा एटमॉस्फेयर ब्लू दिखता है कोलाइड की वजह से। हमने देखा कि रेनिंग, फॉग, मिस्ट, इसमें भी कोलाइड का काम है।
हमारे आजू बाजू में बहुत सारे कोलाइड्स है, एक्चुअली सबसे ज्यादा चीजें कोलाइडल फॉर्म में, सॉल्यूशन फॉर्म में नहीं है, सबसे ज्यादा चीजें कोलाइडल फॉर्म में है। उसके बाद है फूड आर्टिकल्स, ये मिल्क, बटर, हलवा, आइसक्रीम, फ्रूट जूसेस, ये सभी कोलाइडल है। ब्लड हमारा बॉडी के अंदर का वो भी कोलाइड है। ब्लड इज बेसिकली कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ एन अल्ब्यूमिनॉइड सब्सटेंस। ये बस आपको याद रखना है और इसको रट्टा मारना है, एनसीईआरटी के अंदर लाइंस दी हुई है, इनको रट्टा मारना है। अल्ब्यूमिनॉइड सब्सटेंस का कोलाइडल सॉल्यूशन है। उसके बाद दिए द स्टिप्टिक एक्शन ऑफ द एलम एंड फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन इज ड्यू टू द कोएगुलेशन ऑफ ब्लड फॉर्मिंग अ क्लॉट। चलिए ये बताता हूं मैं। मान लीजिए ये आपका हाथ है, ठीक है, इसमें आपको यहां पे जख्म हुई, ये हाथ के अंदर आपकी आर्टरी है, ये आर्टरी है, जख्म हुई मतलब ये आर्टरी आपकी जो थी ये रप्चर हो जाती है और इसके अंदर जो ब्लड है वो ब्लड बाहर आने लगता है। तो ये आपको पता है कि कुछ देर में ये ब्लड का फ्लो रुक जाता है अगर छोटी जख्म हो। तो बहुत बड़ी जख्म है तो इट इज नॉट पॉसिबल नेचुरली टू स्टॉप द फ्लो ऑफ ब्लड लाइक इन एक्सीडेंट्स। बट अगर छोटी मोटी जख्म है जो कि डेली लाइफ में हमको होती है तो ब्लड यूजुअली क्या हो जाता है, ऐसा जम जाता है। इसको हम बोलते हैं ब्लड क्लॉटिंग। दिस इज कॉल्ड एज ब्लड क्लॉटिंग। तो ये ब्लड क्यों होता, क्लॉट क्यों होता है? तो सिंपल रीजन है कोएगुलेशन की वजह से। मतलब ये जो हमारे पास एलम रहता है, उन्होंने दिया है एलम मतलब तुरटी। एलम का मतलब क्या है? तुरटी। और फेरिक क्लोराइड एक दिया है, मतलब जख्म होने के बाद अगर हम इनके ऊपर ये अप्लाई करते हैं इन दोनों चीजों को तो जल्दी से जख्म भर जाती है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि ये ब्लड एक कोलाइड है और इनको अप्लाई करने के बाद इस कोलाइड का कोयागुलेशन होता है, यानी ये जम जाता है। ब्लड के अंदर जो पार्टिकल है वो एक दूसरे के पास आकर ऐसे जम जाते हैं। So this is also based on blood clotting is based on coagulation concept of the colloids. एब्सॉर्प्शन क्यों एक्सोथर्मिक है always, ऐसा पूछा है एक ने। तो कुछ नहीं बेटा, उसमें बॉन्ड फॉर्म होते हैं और जब बॉन्ड फॉर्म होता है तो एनर्जी बाहर रिलीज होती है, इसलिए एक्सोथर्मिक है। उसके बाद सॉइल्स, हमारी जो मिट्टी रहती है सॉइल खेती की, वो भी एक कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडल नेचर का ही रहता है। तो उसमें जो ह्यूमस है इट एक्ट्स एज प्रोटेक्टिव कोलाइड। आपको पता है प्रोटेक्टिव कोलाइड मैंने बताया था। अगर ये मिट्टी है, इसको थोड़ा सा ऐसा अगर खुला खुला रहना है मिट्टी को, तो मिट्टी के पार्टिकल्स को एक दूसरे के थोड़ा दूर रहना पड़ेगा। ये तो एक साथ आना चाहते हैं लेकिन इनको दूर कौन रखता है? इसके ऊपर जो ह्यूमस की लेयर है वो रखती है। इसको हम प्रोटेक्टिव कोलाइड भी कहते हैं। सो सॉइल इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ कोलाइड। और एक सॉइल का कोलाइडल नेचर होने की वजह से ही सॉइल क्या करती है? आजू बाजू से मॉइस्चर और न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करती है पेड़ के लिए, पौधों के लिए। उसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा। डेल्टा फॉर्मेशन समझ लेते हैं हम, बेस्ड ऑन कोएगुलेशन। चलो, जब मान लो ये है समंदर आपका, इधर इधर पूरा ऐसा बहुत बड़ा समंदर है, राइट, और यहां से एक रिवर आ रही है ऐसी समंदर में। तो आपको पता है कि जब भी रिवर ये समंदर में आती है तो यहाँ पे डेल्टा फॉर्म करती है, मतलब यहाँ पे ऐसा होता है। ये एक्चुअली ऐसा होता है, इसके अंदर जब जाती है तो ये ऐसा इधर डेल्टा फॉर्म होता है। ये डेल्टा, क्या आपको डेल्टा पता है? डेल्टा नाम सुना है आपने? यस और नो? कम ऑन, डेल्टा। यस, डेल्टा नाम आपने सुना है, राइट। ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा, देयर आर मेनी डेल्टाज। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेल्टाज इज सुंदरबन डेल्टा फॉर इंडिया। Which river forms it? Come on, let us go in general knowledge. Come on, Sundarban Delta is the biggest delta. Which river forms it? Sundarban Delta. Can anybody? अरे बताओ, सुंदरबन डेल्टा कौन सी रिवर फॉर्म करती है? ब्रह्मपुत्र एंड गंगा, इन दोनों से मिलके जो रिवर फॉर्म होती है बांग्लादेश में, वहां पे सुंदरबन डेल्टा फॉर्म होता है, जहां की सुंदरी के बहुत बड़े बड़े फॉरेस्ट है। सुंदरी के, सुंदरी नाम का एक बहुत सही, सुंदरी नाम का एक प्लांट होता है
उससे फॉरेस्ट बनता है, इसलिए उसको सुंदरबन कहते हैं। और वहां पे गंगा ब्रह्मपुत्र दोनों मिला के डेल्टा फॉर्म करती है, और उस डेल्टा में बंगाल टाइगर पाया जाता है। जनरल नॉलेज, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम, ये जो डेल्टा फॉर्म होता है वो क्यों फॉर्म होता है, मैं बताता हूं आपको। तो ये रिवर मान लीजिए यहां से आ रही है। अब जब रिवर आती है, आपको ये पता है कि ये समंदर का पानी होता है खट्टा। खट्टा होता है मतलब इसके अंदर कई आयंस होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स रहते हैं, Na+, Cl-, K+, ऐसे। तो ये जब रिवर का पानी आता है तो वो क्लीन तो नहीं रहता, उसके अंदर सस्पेंडेड पार्टिकल्स रहते हैं सॉइल के, मिट्टी रहती है इसमें कोलाइडल फॉर्म में। सो रिवर का पानी मतलब कुछ नहीं है, तो एक कोलाइड है। तो ये कोलाइड जब यहाँ पे आता है तो ये कोलाइड पार्टिकल एक दूसरे के अलग है, मतलब इसके ऊपर कुछ प्लस चार्ज माइनस चार्ज होगा। लेकिन जैसे ही ये समंदर में गिरते हैं तो ये इनके ऊपर का चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो इनके ऊपर का चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया तो ये क्या होंगे, कोएगुलेट होंगे। तो यहाँ पे कोएगुलेट होके मिट्टी यहाँ पे ऐसे रह जाती है। जब मिट्टी यहाँ पे इसका मुंह बंद करती है तो ये इधर से रास्ता निकाल के समंदर में जाने की कोशिश करती है। मैंने क्या बोला, रिवर का पानी कोलाइड है, इस पानी के अंदर मिट्टी के पार्टिकल है जिसके ऊपर प्लस या फिर माइनस कोई तो चार्ज होगा। जैसे ये पानी समंदर में जाता है, समंदर के अंदर के इलेक्ट्रोलाइट इस कोलाइड को न्यूट्रलाइज करते हैं। जैसे ही कोलाइड न्यूट्रलाइज होता है तो वो कोएगुलेट होता है, तो मिट्टी कोएगुलेट होकर यहाँ पे जम जाती है। मिट्टी जैसे यहाँ पे जम जाती है वैसे ही पानी इधर उधर फैलना शुरू कर देता है। इट फाइंड्स इट्स ओन वे फ्रॉम द अदर साइड एंड देयरफॉर द रिवर स्प्रेड्स लाइक दिस एंड वी गेट अ ट्रायंगुलर शेप एट द माउथ ऑफ द रिवर नियर द सी। इट इज कॉल्ड एज डेल्टा। क्या आपको ये समझ में आया? यस और नो, हाउ द डेल्टा इज फॉर्म्ड? चलो गुड। उसके बाद नेक्स्ट है एप्लीकेशंस ऑफ कोलाइड्स। बहुत ही थ्योरेटिकल चैप्टर है, बहुत ही थ्योरेटिकल। एप्लीकेशंस ऑफ कोलाइड्स देख लेते हैं हम। एप्लीकेशंस ऑफ कोलाइड्स में ये है, पहला है इलेक्ट्रिकल प्रेसिपिटेशन ऑफ द स्मोक। एप्लीकेशंस ऑफ कोलाइड्स, अभी तक हमने देखा कोलाइड्स अराउंड अस, अब देखते हैं कोलाइड्स के एप्लीकेशंस। डेली लाइफ में हम क्या करते हैं। पहला है इलेक्ट्रिकल प्रेसिपिटेशन ऑफ द स्मोक। तो सिंपल सी बात है, ये फैक्ट्री है मान लो ऐसे, इस फैक्ट्री से ये है चिमनी, तो इससे धुआं निकल रहा है, राइट। तो ये धुआं जो है इसको स्मोक बोलते हैं और ये बहुत ही डेंजरस होता है। इससे ग्रीन हाउस इफेक्ट भी क्रिएट होता है। इसके अंदर ये जो डस्ट स्मोक रहते हैं, ये पार्टिकल्स अच्छे नहीं रहते हमारे सेहत के लिए, लंग्स में जाके अलग अलग तरीके की बीमारियां ये फैलाता है। अब इस चिमनी को मैं थोड़ा नीचे लेता हूं, मान लो कि ये चिमनी यहां पर है और यहां से धुआं निकल रहा है। तो इस धुएं को क्या करते हैं, एक पाइपलाइन से हमारे पास एक इस तरीके का एक चेंबर है, इसके अंदर ले जाते हैं और यहाँ पे छोड़ देते हैं। इस चेंबर में क्या रहता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई रहती है। तो ये धुआं मतलब स्मोक मतलब कुछ भी नहीं होता, हवा रहती है, एयर, और एयर के अंदर ऐसे ये स्मोक के पार्टिकल्स रहते हैं सस्पेंडेड कोलाइड फॉर्म में। सो स्मोक इज नथिंग बट अ कोलाइड। तो ये पार्टिकल है मतलब इसके ऊपर कोई तो भी प्लस या फिर माइनस चार्ज होगा। अब मुझे लगता है आपको आगे वाला समझ में आया होगा, तो मैं बताता हूं जरा। देखिए, स्मोक के पार्टिकल्स इस तरीके से रहते हैं, मैंने जरा बड़ा कर दिया इनको समझने के लिए। अब मान लो इसके ऊपर प्लस चार्ज है, तो ये पार्टिकल्स इधर अट्रैक्ट होंगे ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहां जाके ये न्यूट्रलाइज होगा। सभी पार्टिकल्स यहां आके ऐसे न्यूट्रलाइज हो जाएंगे और कोएगुलेट होके ये इधर नीचे जम जाएंगे इस तरीके से। और ये जो स्मोक आ रहा था, इसमें जो पार्टिकल थे स्मोक के, ये सभी कोएगुलेट होके नीचे गिरेंगे और शुद्ध हवा बाहर चली जाएगी। हो गया इलेक्ट्रिकल प्रेसिपिटेशन ऑफ स्मोक। समझ में आ गया? ये सब कुछ बेस्ड है कोएगुलेशन ऑफ कोलाइड्स। नेक्स्ट है प्यूरिफिकेशन ऑफ द ड्रिंकिंग वाटर। आपने देखा होगा एलम यानी तुरटी, अगर इस बोतल में पानी है, मान लो ये बोतल है,
और इसके अंदर पानी है और इसके अंदर ऐसे सस्पेंडेड डस्ट है, तो बोलते हैं, सुना तो होगा ही, इसके अंदर जब हम एलम को ऐसा घुमाते हैं, तुरटी जब इसके अंदर हम घुमाते हैं तो ये डस्ट पार्टिकल यहां से नीचे जाके ऐसे जमा होते हैं। क्या आपने ये कभी सुना है किसी से, आपसे जो बड़े लोग हैं इनसे सुना है? हाँ, तो अब हम देखें ये क्यों होता है। तो होता क्या है, ये तुरटी यानी आलम यानी ये इलेक्ट्रोलाइट है, इसके अंदर अलग अलग तरीके के आयंस रहते हैं, प्लस माइनस ऐसा। तो ये जो डस्ट, ये पानी के अंदर जो गंदगी रहती है, इम्प्यूरिटी रहती है, सॉइल रहती है, ये कोलाइड की तरह पार्टिकल्स है जिनके ऊपर या तो प्लस या तो माइनस चार्ज होगा। तो जैसे ही हम एलम को इसके अंदर घुमाते हैं तो एलम इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट छोड़ती है, और हमको पता है कि इलेक्ट्रोलाइट इन पार्टिकल्स को न्यूट्रलाइज करता है। और जैसे ये पार्टिकल न्यूट्रलाइज होते हैं तो उनका क्या होता है, बोलो एक बार फटाक से चैट करके बताओ मुझे। पार्टिकल न्यूट्रलाइज होने के बाद क्या होता है? कोलाइड के पार्टिकल जब न्यूट्रलाइज होते हैं तो क्या होता है? क्विक आंसर। कोयागुलेशन। बहुत अच्छे बेटे, कोयागुलेशन होता है। तो इस तरीके से इन पार्टिकल्स का कोयागुलेशन होता है और ये पार्टिकल्स नीचे जाके जम जाते हैं। राइट, बहुत सही, सी लिखा आपने, ये भी बहुत अच्छी बात है। उसके बाद है थर्ड वाला, मेडिसिन। मेडिसिन, जो मोस्ट ऑफ द हमारे मेडिसिन रहते हैं वो कोलाइडल नेचर के रहते हैं। जो भी हम दवाई खाते हैं, आपको पता है छोटे बच्चों के लिए यूजुअली जो दवाइयां होती है, औषध, तो वो कोलाइडल फॉर्म में होती है, उनको हिलाना पड़ता है खाने से पहले बहुत, ठीक है ना। तो आपको पता है छोटे बच्चे को जो दवाइयां देते हैं ना, तो वो डॉक्टर भी बोलता है बेटा पीने से पहले हिला के पियो, राइट। तो पहले क्या करना पड़ता है, उनको बहुत जोर से शेक करना पड़ता है। तो क्यों शेक करना पड़ता है? क्योंकि वो कोलाइडल नेचर के रहते हैं और उनको पूरा यूनिफॉर्मली मिक्स करने के लिए वैसा करते हैं। तो ज्यादातर दवाइयां कोलाइडल फॉर्म में होती है। जैसे कि यहां पे एग्जांपल दिया है, आई लोशन, सिल्वर सोल को हम यूज करते हैं आई लोशन में। कोलाइडल एंटीमनी इज यूज्ड फॉर काला आजार, इनको बस याद करना है, रट्टा मारना है आपको, ठीक है। कोलाइडल गोल्ड इज यूज्ड फॉर इंट्रामस्क्यूलर इंजेक्शन, इंजेक्शन में यूज किया जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया नाम का एक कोलाइड है, इट इज इमल्शन, मतलब लिक्विड इन लिक्विड। इट इज यूज फॉर स्टमक डिसऑर्डर, पेट जब आपका दर्द करता है तब। तो कोलाइडल मेडिसिन क्यों इफेक्टिव होती है? क्योंकि उनका सरफेस एरिया ज्यादा होता है, मतलब कोलाइड के पार्टिकल बड़े बड़े होते हैं ना, तो उनका सरफेस एरिया ज्यादा बड़ा है, तो इफेक्टिवली काम करते हैं। हो गया। उसके बाद टैनिंग। टैनिंग मतलब क्या होता है पता है क्या? देखिए, ये बेसिकली जूते जब हम बनाते हैं जूते, तो एक्चुअली होता क्या है, कोई भी एनिमल है, एनिमल मरने के बाद उसकी चमड़ी निकाल दी जाती है, राइट। ये मान लो कोई एनिमल है, तो इसके ऊपर की चमड़ी निकाल दी जाती है, इस चमड़ी को बोलते हैं हाइड, एनिमल का हाइड। तो ये चमड़ी सॉफ्ट होती है थोड़ी सी, लेकिन हमारे पैरों में जो, देखिए पूरे के पूरे चप्पल एनिमल की चमड़ी से नहीं बनाते, कुछ प्लास्टिक के भी होते हैं, लेकिन एनिमल की चमड़ी से काफी बनाए जाते हैं, हाइड बोलते हैं इसको। ये जो हाइड रहता है वो काफी सॉफ्ट रहता है, तो इतने सॉफ्ट तो हम जूते चप्पल नहीं बनाएंगे, क्योंकि इतने सॉफ्ट बनाएंगे तो उनका यूज कम हो जाएगा, हमारे पैरों को दर्द हो सकता है, कांटे चुभ सकते हैं कभी। तो इसको हार्ड करने के लिए, इसको हार्ड करने के लिए एक प्रोसेस होती है, उसको टैनिंग बोलते हैं। फोर्थ यूज यहां पे दिया है। तो ये टैनिंग का मतलब होता है कि हमको, ये जो है ये एक्चुअली एक कोलाइड रहता है, ये जो चमड़ी है ना, एक कोलाइडल फॉर्म में रहता है, एनिमल हाइड। तो इस कोलाइड को एक टैनिन नाम के सब्सटेंस में डुबाते हैं, इसमें इसको सोक करते हैं, हम कपड़े सोक करते हैं ना, धोने से पहले हम कपड़ों को भिगोते हैं थोड़ी देर के लिए, उसको सोक करना कहते हैं। वैसे इस चमड़ी को सोक किया जाता है टैनिन नाम के मटेरियल में। तो ये टैनिन क्या करता है, इसका कोएगुलेशन करता है, इस चमड़ी के ऊपर जो कोलाइडल पार्टिकल है उसका कोएगुलेशन करता है, और कोएगुलेशन होने की वजह से ये चमड़ी सॉफ्ट से हार्ड बन जाती है, और तब उससे जूते चप्पल बनाए जाते हैं। आजकल टैनिन की जगह पर क्रोमियम साल्ट भी यूज किए जा रहे हैं टैनिन के लिए।
क्या आपको टैनिन समझ में आ गई? यस और नो? यस। चलिए, उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट वाला यूज है इसका, क्या है भैया? क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट, ये हमने ऑलरेडी देखी हुई है पिछले वाले सेक्शन में। फोटोग्राफिक प्लेट्स एंड फिल्म्स, ये जो फोटोग्राफिक प्लेट्स होती है उनको क्या किया जाता है, ग्लास की प्लेट, ऐसी फोटोग्राफिक फिल्म कैसे बनाते हैं, एक ऐसी ग्लास की प्लेट होती है और इसके ऊपर हम पूरी तरीके से एक लाइट सेंसिटिव मटेरियल लगा देते हैं, पूरा ऐसा पूरी चारों तरफ से, मतलब ऐसा आपके पास ग्लास है और इस ग्लास के पूरी तरीके से हम क्या करते हैं, इस तरीके से हम, मतलब जैसे हम वड़ा पाव बनाते हैं ना, राइट? तो पूरा जो आलू की सब्जी होती है उसको पूरा हम भिगोते हैं ऐसा उस दाल के पीठ में, तो वैसे इस ग्लास को पूरी तरीके से ऐसा कवर कर देते हैं एक फोटो सेंसिटिव मटेरियल से। तो वो फोटो सेंसिटिव मटेरियल एक इमल्शन रहता है। वो किसका किसका इमल्शन है यहां पे दिया है, इसको याद करना है आपको। दिस इज द इमल्शन ऑफ लाइट सेंसिटिव सिल्वर ब्रोमाइड इन जेलेटिन। सिल्वर ब्रोमाइड इन जेलेटिन, ये याद रखना है, सिल्वर ब्रोमाइड इन जेलेटिन, इसको इस कांच के ऊपर लगाया जाता है और यही होती है आपकी फोटोग्राफिक फिल्म या फिर प्लेट जिसके ऊपर पिक्चर लाए जाते हैं। पुराना तरीका है। लास्ट है रबर, रबर इंडस्ट्री। रबर इंडस्ट्री में क्या किया जाता है बेटा? बेसिकली रबर बनाया जाता है लैटेक्स नाम के सब्सटेंस से। जैसे हमारे इधर पेड़ों को गम निकलता है, डिंक बोलते हैं हम उसको, गम, पेड़ों को गम निकलता है, वैसे ही रबर की ट्री होती है इक्वेटोरियल प्लेसेस में, विषुवृत्तीय फॉरेस्ट, ये अर्थ है, इसको इक्वेटर बोलते हैं, विषुवृत्तीय वन। ये विषुवृत्तीय वन जहां पे रहते हैं जैसे कि इंडोनेशिया, मलेशिया या फिर श्रीलंका में भी हो सकते हैं, तो कांगो, ये सब जहां जहां से इक्वेटर गुजरता है, ये विषुवृत्तीय वन जो रहते हैं इक्वेटोरियल फॉरेस्ट, इनमें रबर ट्री पाया जाता है। इस रबर ट्री में एक सब्सटेंस होता है, उसे लैटेक्स कहते हैं। जैसे कि हमारे पास गम रहता है, डिंक रहता है, वैसे ही उसका लैटेक्स रहता है। तो इस लैटेक्स को अगर ऐसे निकालोगे तो एक कोलाइडल सॉल्यूशन है। तो इस कोलाइडल सॉल्यूशन का जब हम कोयागुलेशन करते हैं तो इससे हमें जो मिलता है उसे हम रबर कहते हैं। तो इस तरीके से लैटेक्स से रबर मिलाना, ये भी एक कोयागुलेशन की प्रोसेस है। और लास्ट है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। तो ये जो पेंट्स रहते हैं, इंक्स मतलब शाही, सिंथेटिक प्लास्टिक्स, रबर, ग्राफाइट लुब्रिकेंट्स, सीमेंट, ये सभी के सभी कोलाइडल प्रोडक्ट्स है, ये आपको याद रखना है। बात खत्म, चैप्टर खत्म। तो इस तरीके से, इसमें कुछ लिखने का तो है नहीं, लिखने का तो कुछ भी नहीं है, राइट? तो चलिए मैं जरा